दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो हमारे पुराने सब्सक्राइबर की भेजी हुई कहानी है, जो कि हर बार हमारे लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं और ठीक जिसे मैं अपनी आवाज़ देकर आप सभी तक पहुंचा पाता हूं। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं शिवा का दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। मैं जमशेदपुर शहर के बिरसा नगर जोन नंबर 6 का निवासी हूँ और ठीक हमारी आज की ये कहानी मेरी छोटी नानी जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहानी मेरी आंखों देखी है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि मेरी छोटी नानी जी जमशेदपुर के एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक एरिया पड़ता है। ठीक उसी के पास एक स्कूल है जिसका नाम जमशेदपुर हाई स्कूल है। तो ठीक वो उसी स्कूल में एक टीचर थी। वो स्कूल काफी ज्यादा बड़ा था। उसमें एक खुला मैदान था। उसी मैदान के बीच में एक पीपल का पेड़ भी था। उस पेड़ पर एक चील या बाज, जो भी आप कह लीजिए, वो हमेशा बैठा रहता था। वो बाज हमेशा मेरी नानी जी को देखा करता था। ये देख नानी जी के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने मेरी नानी जी से कहा कि आप तो रेंट पर रहते हो, तो आप एक काम कीजिए, आप स्कूल में ही एक कमरा ले लीजिए। आप आराम से यहीं पर रहिए, मैं आपकी सैलरी भी डबल कर दूंगी। दोस्तों, प्रिंसिपल मैम की ये बात सुनकर मेरी नानी जी काफ़ी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत ठीक है कहा। इसके बाद फिर मेरी नानी जी दूसरे ही दिन उस स्कूल में शिफ्ट हो गई थी। वैसे उनके 3 बेटे थे। इसके बाद 1 2 3 दिन सब कुछ ठीक रहा, पर तीसरे दिन के बाद से काफ़ी मनहूसियत लगने लगी। बाकी घर में तो सब सोचने लगे कि नई जगह है, इसीलिए शायद ऐसा लग रहा होगा। लेकिन वो बास की नज़र अब सब पर थी। वहाँ पर रात में तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल और वो पीपल के पेड़ से हमेशा कुछ न कुछ आवाज़ें आती रहती थी। सच कहूँ तो इसकी वजह से डर और ज़्यादा बढ़ जाता था। एक दिन अचानक नानी जी के घर पर कुछ मेहमान आए। उसमें से एक फूफा जी की बेटी थी। वो उस दौरान बाहर खेल रही थी कि तभी अचानक वो बाज उड़ा और ठीक फूफा की बेटी के सिर पर आकर उसने अपनी चोंच से वार किया। ऐसा करके वो अचानक गायब हो गया, जिसके बाद से कुछ ही दिन बाद मेरी फूफा की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद एक बाबा जी घर के स्कूल की बाउंड्री के बाहर आए हुए थे। उस समय स्कूल का लंच टाइम चल रहा था, तो नानी जी भी बाहर कुछ खाने को गई। तभी वो बाबा जी ने कहा कि बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलूं। नानी ने कहा, जी बोलिए। तब उस बाबा जी ने कहा कि ये आपके पूरे परिवार के ऊपर भारी संकट है। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से कमरा खाली कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबा की बात सुनकर नानी जी ने कहा, ऐसा क्या होगा बाबा जी? तब बाबा जी ने बताया कि अभी आप जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में किसी ने श्राप दिया हुआ है, और ठीक वो श्राप ये है कि इस कमरे में जो भी रहेगा उसकी मौत तो तय है। और तो और ये श्राप ऐसा है कि अगर मैंने आपको पूरी बात बताई तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, इसीलिए मैं आगे नहीं बोल सकता। इतना कहकर बाबा जी ने जाते जाते कहा, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। पीछे से नानी जी ने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई और पूरा स्कूल खाली हो गया था। बस अब रात भी होने जा रही थी। फिर नानी जी ने ये सारी बातें अपने बेटों को बताई। बड़े बेटे ने कहा, क्या माँ आप भी किसकी बातों में आ गई? छोड़िए इन सब बातों को, इतनी मुश्किल से घर मिला है, अगर इस कमरे को छोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? नानी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लो। थोड़ी देर बाद मेरे छोटे नाना जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आज मैं घर थोड़ा देर से आऊँगा। तो नानी जी ने नाना जी की बात सुनकर कहा, चलिए ठीक है। देर काफ़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी सोने के लिए चले गए। नाना जी देर रात घर लौटे और आने के बाद चुपचाप सो गए। अगली सुबह नानी जी ने कहा कि आप रात में कब आए? नाना जी ने जवाब दिया कि मैं देर रात आया था तो सीधा ही सो गया।
इसके बाद नाना जी बाहर जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए। उन्हें बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक से वो बाज उड़ते हुए आया और नाना जी के सर पर चोंच मारकर उड़ गया। ऐसा करते ही नाना जी की कंपनी से फोन आया कि आप यहाँ जल्दी आ जाइए, कुछ काम है। नाना जी ने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां चले गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद खबर आई कि नाना जी की मौत हो चुकी है। सब लोग एकदम हैरान थे कि अचानक ये सब कैसे हुआ। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। घर पर सभी का रोना शुरू हो गया था। तब जाकर मेरी छोटी नानी जी ने मेरी बड़ी नानी जी को फोन करके सब कुछ बताया। फिर मैं और मेरी नानी छोटी नानी जी के घर पर गए। जब हम वहां पहुंचे तो छोटी नानी जी ने ये सारी बात हमें बताई। उस वक्त मैं भी वहीं पर सामने ही खड़ा था। फिर बड़ी नानी जी ने कहा कि शिवा, तुम ये ध्यान रखना कि वो बाज उड़कर यहाँ ना आ सके। मैंने उनसे कहा ठीक है, पर मैंने एक चीज का गौर किया कि बाज की नजर अब मुझ पर थी और मेरी नजर भी अब बाज पर थी। बात पूरी होने पर नानी जी ने छोटी नानी जी से कहा कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। जब बाबा जी ने तुम लोगों को यहाँ रहने से मना किया था तो तुम्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए था। और तो और अब तो तुम लोगों को तुरंत कहीं पर घर नहीं मिलेगा। नानी जी बहुत दुखी थी। साथ ही नाना जी के सब काम होने के बाद एक दिन नानी जी स्कूल से घर आ रही थी कुछ डायरिया लेने कि तभी अचानक से बाज ने फिर से वही किया। दोस्तों, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं तुरंत ही उस बाज को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी उस बाज ने मुझ पर हमला कर दिया। उस वक्त मैंने एक डंडा पकड़ा हुआ था तो मैंने उस पर डंडे से हमला किया। उसे मैंने इतनी तेज मारा कि अगर कोई इंसान होता तो वो वहीं मौके पर मर जाता, लेकिन उस बाज पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ नानी की तबीयत खराब हो चुकी थी। फिर उन्हें हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया गया। दोस्तों, लगभग 1 महीने बाद नानी जी ने भी दम तोड़ दिया। ऐसा होते ही बड़ी नानी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी नानी जी के बेटों को फोन किया और उनसे कहा कि तुम लोगों को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस बाज ने जिसको भी परेशान किया वो जिंदा नहीं बचा। तुम लोग जल्दी से उस घर को खाली कर दो, वरना तुम लोग भी नहीं बचोगे। इसके बाद बड़ी नानी जी की बात मानकर छोटी नानी जी के बेटे अपनी जान बचाकर वहां से भागे और सीधा बड़ी नानी जी के घर पर आ गए। इसके बाद नानी जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अब यहीं पर रहो, मैं एक पंडित को बुलाकर लाती हूँ। फिर जब पंडित जी बड़ी नानी के घर पर आए तो उन्होंने बताया कि उस पेड़ पर कुछ सालों पहले किसी ने तंत्र मंत्र करके कुछ काली शक्तियों को बुलाया था और वो तांत्रिक उसी घर पर रहता था। उन काली शक्तियों ने किसी कारण से उस तांत्रिक को भी मार दिया था। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया था कि जो भी उस घर में रहने आएगा उसकी मौत तय है। फिर पंडित जी ने ये भी कहा कि अब जो हो गया तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम सबको एक ताबीज देता हूँ, तुम इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, इन सब के बाद उस बाज का भी कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कहाँ गया होगा, या फिर यूं कह लीजिए कि अब किसकी मौत की बारी है। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिवा की कहानी। दोस्तों, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। अगर आप इस कहानी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मिंटू है। मैं खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठा हुआ था और ऑफिस के सभी लोग अपने घर के लिए निकल चुके थे, पर मैं किसी काम की वजह से वहां पर रुका हुआ था। अमूमन ऐसा ही होता है। मैं आराम से बैठा हुआ था कि तभी मुझे वॉशरूम की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई थी। एक बार को तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा, इसीलिए मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर थोड़ी देर बाद वही आवाज़ दोबारा मेरे कानों पर पड़ी तो मैंने सोचा कि चलो देखता हूँ कि कोई ऑफिस में रह तो नहीं गया। पर दोस्तों, जब मैं देखने के लिए वॉशरूम की तरफ गया तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। पर सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा। फिर मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी मानो किसी ने पानी की टोटी खोली हो। सच कहूँ तो दोस्तों, इसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था
फिर भी मैं डरते डरते वॉशरूम की तरफ गया। मैंने टोटी को जैसे ही बंद करने लगा तो मैंने देखा कि जो मेरे सामने शीशा लगा हुआ था उसमें मुझे किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। वाकई उसका चेहरा बहुत डरावना था। मैं तो उसे देखते ही बेहोश हो गया था। साथ ही एक बात और आपको बता दूं कि हमारे ऑफिस से जो सबसे आखिरी में निकलता है उसे ऑफिस की चाबी गार्ड को देनी होती है। तो ठीक उस दिन जब मैं चाबी देने के लिए नीचे नहीं गया तो वो गार्ड चेक करने के लिए ऑफिस के अंदर आया। मेरी ऐसी हालत देख वो मुझे वहां से लेकर गया और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे घर वाले सब मेरे पास थे। मैंने उठते ही उनसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो घर वालों ने बताया कि ऑफिस का गार्ड तुम्हें छोड़ने आया था। फिर मैंने अपने घर वालों को तुरंत सब कुछ बताया। दोस्तों, तब मुझे जो पता चला उससे तो मेरी हालत ही खराब हो गई। गार्ड ने मुझे बताया कि यहाँ पर जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो यहाँ पर एक औरत की मौत हो गई थी। कहते हैं कि उस औरत की आत्मा उस ऑफिस में घूमती रहती है। दोस्तों, मेरा ऑफिस नोएडा में है और मैं इस वाक़या के बाद से ज़्यादा देर अपने ऑफिस में नहीं रुकता हूँ। उन दिनों मेरे घर वालों ने मुझे मंदिर में एक पंडित जी को दिखाया, तभी से मैं एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी मिंटू की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बंटी है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे 3 दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दरअसल बात उन दिनों की है जब हम शहर से स्कूल की छुट्टी बिताने के लिए अपने गांव आए थे। मैं अपने दोस्त जिसका नाम विजय है उसकी दुकान पर बैठा हुआ था। काफी समय के बाद गांव आने पर बातों ही बातों में हमने गांव की नदी की तरफ जाने का प्लान बनाया। मैं, विजय, आकाश और अभिषेक सब दोस्त मिलकर नदी की तरफ जाने के लिए राजी हो गए। हमने करीबन 5 बजे दुकान पर ताला लगाया और वहां से निकल पड़े। आधे घंटे बाद हम लोग नदी पर पहुंच गए थे। फिर हम चारों दोस्तों ने खूब मस्ती धमाल किया। दोस्तों, वैसे तो हमने नदी से जल्दी घर लौटने का सोचा था, परंतु हम लोग मौज मस्ती में इतना खो गए कि हमें समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। देखते ही देखते हमें रात के 11 बज गए थे। जब हम घर जाने के लिए तैयार ही हुए थे कि तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा कि रुको यार, पहले हाथ पैर धो लेते हैं। फिर मेरे दोस्तों ने अपने हाथ पैर धोए, पर जब मैं हाथ पैर धोने के लिए नदी में उतरा कि तभी मुझे पानी में से किसी का साया नजर आया। ये देखकर मैं तो हड़बड़ी में खड़ा हुआ। इसी चक्कर में मेरा फोन जो कि मेरी जेब में था वो सीधा नीचे पानी में गिर गया। मैंने तुरंत अपने दोस्तों से कहा कि भाई यहाँ पर कुछ तो है। ये सुन मेरे दोस्त दौड़ते हुए आए और उन्होंने पानी में देखा तो कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा फोन भी पानी में गिर गया था। उसमें मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन एक तरफ हम चारों को डर भी लग रहा था। इसीलिए हमने फोन की परवाह किए बिना वहां से घर जाने का सोचा। पर एक तरह से हमारे मन में डर तो बैठ ही गया था। फिर भी हमने दिल पर पत्थर रखा और नदी पर पहुंच गए। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी तो हमारे साथ बहुत कुछ होना बाकी था, क्योंकि जैसे ही हम नदी के पास खड़े हुए तो हमें आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा कि जैसे हमें कोई बुला रहा था। वो ये कह रहा था कि मेरे पास आओ। हम लोग इतना ज्यादा डर गए कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई नदी के अंदर जाने की। दूसरी तरफ हम घर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि घर पर भी पिताजी डांट लगाते। हमने इससे अच्छा तो अपना फोन ढूंढकर ले जाना ही ठीक समझा। फिर हम नदी के करीब गए तो मेरे दोस्त आकाश ने पानी में हाथ डाला। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, जैसे ही उसने हाथ डाला ही था कि उसे किसी ने पानी के अंदर खींच लिया। जब हमने देखा कि हमारा दोस्त पानी में डूब रहा है तो हम लोग भी तुरंत ही पानी में कूद गए। पर सच कहूं तो हमें आकाश कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर हम सब घबरा गए थे। फिर तो हमारी वहां पर रुकने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आकाश हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, तो ऐसे उसे मुसीबत में छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद आकाश एकदम से ऊपर आ गया और हाफते हाफते वो हमारे पास आ गया। उसने कहा कि चलो यहाँ से घर चलते हैं, वो हमें नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आकाश की बात सुनकर हम सब काफी डर गए। फिर हम चुपचाप घर के लिए वहां से निकल पड़े। मगर रास्ते में हमें एक आदमी और औरत
जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे वो दिखाई दिए। उन्हें देखकर हमें थोड़ी राहत मिली। हमें लगा कि चलो अब हम अकेले नहीं हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम उनके करीब पहुंचे तो हम उन्हें देखकर हैरान रह गए थे। इसके बाद तो बंटी ने सीधा कार में बैठकर कार स्टार्ट की। साथ ही हम लोग भी कार में बैठ चुके थे। इसी बीच डर के कारण दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो बंटी ने कार घर की तरफ नहीं घुमाई बल्कि कारपेन की तरफ लेकर गया। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी और वो औरत हमारा पीछा कर रही थी। मैंने बंटी से कहा कि भाई कार की स्पीड बढ़ा, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। मेरी बात मानकर बंटी ने कार की रफ्तार काफी तेज कर दी। धीरे धीरे हम लोग कारपेन के हाईवे पर पहुंच गए थे। एक नजर कार के स्टीयरिंग पर डाली तो पता चला कि पेट्रोल भी बेहद कम है। इसके बाद हमने पास ही के एक पेट्रोल पंप पर कार रोककर 2000 का पेट्रोल भरवाया और अपनी गाड़ी की स्पीड फुल कर दी। फिर हम कारपेन की तरफ जाने लगे। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि हमें पेट्रोल भरवाए कुछ ही देर हुई थी कि दोबारा पेट्रोल खत्म होने को था। हमने तुरंत कार को एक जगह पर रोक दिया और हम सब सोच में पड़ गए कि आखिर इतना सारा पेट्रोल कहाँ चला गया। हम लोग ये सब सोच ही रहे थे कि इतने में वो आदमी और औरत हमारी कार के पास पहुंच गए थे। वो दोनों हमारे कार के गेट पर जोर जोर से मारने लगे। मेरे दोस्त बंटी ने तुरंत कार को अंदर से लॉक कर दिया था। हम सभी डर से चिल्लाने लगे कि तभी मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें भगवान जी का नाम लेना चाहिए। फिर मैंने सभी से कहा कि सब लोग हाथ जोड़कर मन में भगवान जी को याद करो। इसके बाद सभी ने वैसा ही किया। सबने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और इसी तरह हम लोग पूरी रात कार में ही बैठे रहे। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कार पर पड़ी तब हमारी जान में जान आई। हमें लगा कि शायद अब मुसीबत टल गई है। फिर मेरे दोस्त बंटी ने कार घुमाई और सीधा अपने घर पहुंच गए। घर जाने के बाद हमने रात की घटना के बारे में अपने घर वालों को सब कुछ बताया। जब हमारे घर वालों ने सारी बात सुनी तो उन्होंने जो हमें बताया उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले वहां उस जगह पर एक आदमी और एक औरत की काफी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तभी से वो दोनों अपने हथियारों की तलाश में घूमती रहती हैं। वो सबका ऐसे ही पीछा करते हैं जैसे कि तुम लोगों के पीछे पड़ गए थे। वैसे तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि जो तुम सही सलामत बच गए। दोस्तों, ये पूरी बात सुनने के बाद तो हमें उस नदी की तरफ जाने से भी बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी बंटी और उसके दोस्तों की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम परवीन है। मैं हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला हूं। और दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरी कंपनी में काम करने वाले मेरे एक दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात एक हफ्ते पहले की है। हमारी कंपनी में एक लड़का नौकरी करता था। तो ऐसे ही एक दिन वो रात के समय करीब 9 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके स्कूटी से घर जा रहा था। वो उस कंपनी में 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा था कि उसने सोचा आज मैं बाईपास वाले रास्ते से चला जाता हूँ, इससे मैं जल्दी भी घर पहुंच जाऊंगा। उसने वही किया। वो उस बाईपास वाले रास्ते से चला गया। उसे उस रोड पे निकले कुछ ही देरी हुई थी कि उसे आगे जाकर एक औरत ने हाथ देकर रोका। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट किया हुआ था। फिर उसने अपनी स्कूटी रोकी और उसको अपने पीछे बैठा लिया। उसने बताया था कि उसके पीछे से खुशबू आ रही है जो कि उसे काफी अच्छी लग रही थी। कुछ दूर निकले ही थे कि उसने देखा कि आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो वो सोचने लगा कि अगर इन लोगों ने मेरे साथ इस औरत को देख लिया तो वो शायद मुझ पर शक करेंगे कि इस वक्त ये इसको लेकर कहाँ जा रहा है। तब उसने सोचा कि इस औरत से ही पूछ लो कि आपको कहाँ जाना है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। ये देखकर उसके तो पसीने छूटने लगे और साथ ही कांप भी रहा था। इसके बाद उसने ये बात अपने किसी दोस्त को बताई। उसके दोस्त ने उससे कहा कि क्या वो औरत तुमको बाईपास वाले रोड पर मिली थी और क्या वो उस बाग के पास पहुंचने पर तेरे पीछे से गायब हो गई थी। उस लड़के ने बोला हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। तब जाकर उसके दोस्त ने उस औरत की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वो औरत यही पास के गांव की रहने वाली है
जिसकी शादी होने वाली थी, पर वो किसी और से प्यार करती थी। उसने शादी से एक दिन पहले आत्महत्या कर ली थी और अब कहा जाता है कि वो औरत की आत्मा भटकती रहती है। और तो और जो कोई भी उस बाईपास वाले रोड से गुजरता है वो अक्सर उनसे लिफ्ट मांगती है और ठीक उस बाग के पास पहुंचकर गायब हो जाती है। सुना है कि उसका घर बाग के पेड़ों के ऊपर है। और तो और लोगों का ये भी कहना है कि उस औरत ने आज तक किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, पर लगता है कि शायद वो उस आदमी की तलाश में है जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। खैर दोस्तों, मैं आपको अपनी दूसरी कहानी सुनाता हूँ जो कि मेरे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताई थी। ये बात कुछ दिनों पहले की है। हमारी कंपनी में वैसे तो नाइट शिफ्ट नहीं चलती, पर उस दिन सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के ईटीपी प्लांट के चक्कर मारने गए थे। हमारी कंपनी की ईटीपी के पीछे 4 कोने की बाउंड्री है, मगर वहां पर हमारी कंपनी के एमडी साहब ने गन्ना भी लगाया हुआ है, इसीलिए रात में उधर से जाते वक्त डर भी लगता है। तो दोस्तों, हुआ यूं था कि शेर सिंह जो कि गार्ड है, वो ईटीपी पर पहरा देने के लिए गए थे। अंधेरे में उन्हें किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब तो उन्हें लगा कि ये शायद उनका वहम होगा। फिर उन्होंने एक चक्कर लगाया और उसके बाद वो गेट पर अपने दोस्त के साथ खड़े हो गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्हें 2 बजे कुर्सी में बैठे बैठे ही नींद आ गई और उनका दोस्त भी वहीं पास के एक रैक पर सो गया था। उस वक्त शेर सिंह आधी नींद में थे। उन्होंने धुंधली आंखों से किसी परछाई को सिक्योरिटी रूम में जाते हुए देखा। इसके बाद वो परछाई उन्हीं के ऊपर चढ़कर उनका गला दबा दिया। उस गार्ड ने काफी कोशिशों के बाद अपना गला छुड़वा लिया और चिल्लाने लगा कि मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। आवाज सुनकर उसका साथी जो रैक पर सोया था वो भी जाग गया। उसने तुरंत उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर उस गार्ड ने अपने दोस्त को बताया कि किसी ने उसका गला बहुत जोरों से दबाया था। गार्ड ने कहा कि मैं तो मरने ही वाला था, बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। वो शायद कोई औरत थी, मगर पता नहीं वो कौन थी। शेर सिंह की पूरी बात सुनकर तब उसके दोस्त ने बताया कि यहाँ पर एक औरत की आत्मा रात के समय भटकती है। कहते हैं कि उस औरत की अकाल मृत्यु हुई थी। उसने अपनी पति की मारपीट से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। उसका पति उसे इसलिए मारता था क्योंकि वो उस पर शक करता था। वैसे उसके 4 बच्चे भी हैं, तभी से उसकी रूह भटक रही है। वो अक्सर कई लोगों को परेशान करती है। उसका पति थोड़ा सनकी किस्म का है। मैंने तो उसके पति को भी देखा है और उससे बात भी की है। उसके कारण बच्चों का जीवन भी खराब हो गया है। अगर उसका पति ठीक होता तो वो औरत भी जिंदा होती और ना ही वो किसी को परेशान करती। न जाने आप लोग यकीन करेंगे या नहीं, पर जो वाकया है ये बिल्कुल सच्चा है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको अपनी तीसरी कहानी की तरफ ले चलता हूँ। दरअसल ये बात 8 साल पहले की है। हमारी कंपनी का जो गार्ड है वो पहले कंपनी के गेट के रास्ते पर सोया था। ऐसे ही करते हुए उन्हें काफ़ी दिन बीत गए थे। एक दिन रात में वो सो रहा था तो एक हवा चली। जैसा कि बोलते ही है कि कभी किसी हवा या प्रेत के रास्ते में नहीं आना चाहिए, पर वो उस प्रेत के रास्ते में सो रहा था। उस प्रेत को काफ़ी गुस्सा आया। उस प्रेत ने उसको बहुत ही ज़ोरों से उसके सर पर थप्पड़ मारा और तो और उसको खाट से घसीट कर काफ़ी दूर ले गया। उसने बहुत शोर मचाया कि हम मर गए, मुझे बचाओ। तभी पास के कंपनी वाले आए और उसको उठाया। उससे पूछा कि क्या हुआ। फिर उसने बताया कि मैं सो रहा था, किसी ने मुझे बहुत ज़ोरों से थप्पड़ मारा। तभी दूसरे लोगों ने कहा कि अगर किसी प्रेत या ऊपरी हवा के रास्ते में सोएगा तो यही होगा। वो बंदा समझ गया था कि ये गलती उसी की है। इसके बाद उस प्रेत के डर से वो अपने घर बिहार चले गया और फिर 4 महीने बाद लौटा। वैसे अब भी वहाँ पर रात में कंपनी में प्रेत घूमते हैं, पर वो किसी को नुकसान नहीं करते, बस बोलकर अपने होने का एहसास ज़रूर करवा देते हैं। जैसे कि मेरा दोस्त आरओ ऑपरेटर है, उसको अभी एक औरत जो कि प्रेत थी, उसने उससे पूछा था कि तू कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने ये बात सबको बताई कि ऊपर कोई औरत है जो ऐसा ऐसा बोल रही थी। अब वो लड़का भी रात में कहीं नहीं जाता। अगर वो रात में जाता भी है तो किसी न किसी को साथ में लेकर जाता है और अक्सर जब पानी बंद करना होता है तो वो नीचे से ही लाइट काट देता है। बस यही थी मेरी ये 3 कहानियां। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी परवीन की भेजी हुई 3 कहानियां। उम्मीद है आपको ये तीनों कहानियां जरूर पसंद आई होगी।
कि आपको उनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नसीम है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज जो ये कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। बात 2020 की है। मैं अपने साले की शादी में अपने पूरे परिवार के साथ गांव गया था। सब लोग काफ़ी खुश थे। वहाँ हमारे दिन अच्छे से कट रहे थे। फिर एक दिन की बात है, मेरा सबसे छोटे वाला साला मुझसे कहने लगा कि चलो जीजा जी कहीं घूम कर आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल घूमने चलते हैं। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। हमने गाड़ी निकाली और हम घूमने चले गए। इसके बाद मैंने एक जगह पर गाड़ी रोकी और फिर मैंने अपने साले से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। दोस्तों, मैंने जहाँ पर गाड़ी रोकी थी वो जगह एकदम खाली ग्राउंड था। तभी मैंने देखा कि उस ग्राउंड में एक पेड़ था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई हमें देख रहा हो। फिर मैंने ये बात अपने साले को बताई कि कोई हम पर नजर रख रहा है। मेरे साले ने मुझसे कहा कि हाँ जिया जी, आप सही कह रहे हो। इसके बाद मैंने तीसरी बार पेड़ के पीछे देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि एक आदमी उस पेड़ से हमें छुपकर देख रहा था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, उस आदमी का सर कटा हुआ था। मुझे सिर्फ उसकी धोती कुर्ता पहना हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैंने तो अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने साले को लेकर उस जगह से भाग गया। फिर हम सीधा घर पर आ गए थे। घर आकर मैंने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई। बात सुनकर सब लोग समझ गए थे। इसके बाद उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि काफ़ी साल पहले किसी आदमी ने उस पेड़ पर फांसी लगाई थी। तो हो सकता है कि शायद ये वही आदमी था। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये वही आदमी था? तो दोस्तों, ये थी नसीम की कहानी। साथ ही आपको हमारी आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, मैं तो मिलता ही रहूँगा आपको इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।